अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 6 दिन की रिमांड में भेज दिया है और अब केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी की रिमांड में रहेंगे और इस बार उनकी होली ईडी की हिरासत में रहते हुए गुजरेगी। और यह आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जब मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए किसी नेता की इस तरह गिरफ्तारी हुई है और अदालत ने उसकी रिमांड को भी मंजूर कर दिया है। और अब अरविंद केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी की रिमांड में रहेंगे और यह शायद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक होली रहने वाली है जिसमें केजरीवाल इस होली पर ईडी की रिमांड में होंगे। और केजरीवाल ने यह भी कहा है अब से थोड़ी देर पहले कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देंगे, चाहे वो अंदर रहें या बाहर, वो सरकार ऐसे ही चलाते रहेंगे। बड़ी खबर इस समय आपके लिए यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जो है यह कहा है कि वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। और इससे पहले आज जब ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को अदालत लेकर पहुंची तो उन्होंने कहा कि वो जेल के अंदर रहें या बाहर, उनका जीवन देश को समर्पित है। अब आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका आज सुप्रीम कोर्ट से अचानक वापस क्यों ले ली, जो बात हम संजय से अभी कर रहे थे। और इसके पीछे असली कहानी क्या है हम आपको बताते हैं। 21 मार्च को जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया उस समय उनकी पार्टी चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट देर रात ही इस मामले में दायर हुई याचिका पर सुनवाई करे, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच इस मामले को सुनने वाली थी तब अचानक से केजरीवाल की तरफ से इस याचिका को वापस ले लिया गया। और उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल ईडी की रिमांड का सामना करने के लिए अब तैयार हैं और वो नहीं चाहते कि अभी अदालत उनके मामले में कोई सुनवाई करे। लेकिन सोचिए ये इतना बड़ा बदलाव अचानक कुछ घंटों में कैसे आया। ये इसलिए हुआ क्योंकि केजरीवाल को यह बात पता थी कि अगर वो ये बात समझ गए थे, पता तो क्या होगी, समझ गए थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत आज नहीं मिली और अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया तो इससे देश के लोगों में यही संदेश जाएगा कि ईडी द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी सही है, वैध है और ईडी ने कुछ गलत नहीं किया है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल को राहत नहीं दी है। यानी सुप्रीम देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने आपने अपनी पूरी कहानी रखी, याचिका बताई और अपना पक्ष रखा और सुप्रीम कोर्ट अगर उससे सहमत नहीं हुआ तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपकी गलती साबित हो रही है, दिखाई दे रही है और सुप्रीम कोर्ट को आपकी बातों में कोई मेरिट नजर नहीं आई और इसकी वजह से केजरीवाल की जो छवि है वो पूरे देश में खराब होती और पहले दिन ही यानी गिरफ्तारी के पहले दिन ही उनके बहुत सारे नंबर आज कट जाते। यही सोचकर शायद अरविंद केजरीवाल ने अपनी इस याचिका को वापस ले लिया और सोचा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल ये जो फोरम है इसको में हम बाद में आएंगे। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जो बेंच इस याचिका को आज सुनने वाली थी उसी बेंच ने आज ही शराब घोटाले में गिरफ्तार हुई तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता, जो कि इस मामले में दूसरी आरोपी हैं, के कविता की जमानत को भी उन्होंने खारिज कर दिया था और यह कहा कि उन्हें जमानत लेने के लिए निचली अदालत में जाना पड़ेगा। तो जब के कविता जो इसी मामले में आरोपी हैं, अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी तो फिर केजरीवाल को भी जमानत मिलने के चांस बहुत कम थे। और के कविता की जमानत याचिका खारिज होने के बाद शायद केजरीवाल को यह डर रहा होगा कि उनके साथ भी ऐसा ही हो सकता है और इसीलिए उन्होंने अपनी याचिका को खुद ही वापस ले लिया इससे पहले कि वो रिजेक्ट हो जाए। आम आदमी पार्टी इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन में लोकसभा की 543 में से सिर्फ 22 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली थी। इसलिए इसे याद रखिए, आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिनमें दिल्ली की 4, गुजरात की 2, पंजाब की 13, हरियाणा की 1 और असम की 2 सीटें हैं। पिछली बार आम आदमी पार्टी ने इन 22 सीटों में से 17 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था और 17 में से उसे सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। बाकी की 16 सीटों में से 12 सीटों पर उसे 15% से भी कम वोट मिले, 9 सीटों पर 5% से भी कम और इन सीटों पर पार्टी कहीं भी मुकाबले में थी ही नहीं। इसके अलावा इन 17 सीटों में से केवल 7 सीटें ऐसी थीं जहां बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे, सिर्फ 7 सीटों पर। तब भी इन सभी 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी बीजेपी से हारी और बीजेपी को इन सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी से
30 से 48% ज्यादा वोट मिले थे। ये आंकड़े हैं, ये ना कांग्रेस के हैं, ना बीजेपी के हैं, ना आम आदमी पार्टी के हैं। आंकड़े आंकड़े होते हैं और आंकड़े सच्चाई होते हैं। यानी पिछले चुनावों के हिसाब से देखें तो आम आदमी पार्टी इस बार जिन 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उनमें मुश्किल से 3 या 4 सीटों पर ही वो बीजेपी को टक्कर देने की भी स्थिति में है। और इसलिए यहां आपको यह समझना होगा कि इस गिरफ्तारी का चुनावों से कोई लेना देना आपको समझ में आता है या नहीं, बल्कि यह मामला गंभीर भ्रष्टाचार का है, जिसकी अभी शायद कोई बात नहीं कर रहा। तो असल में शोर इतना हो रहा है लोकतंत्र को लेकर, चुनावों को लेकर और विपक्ष की आवाज को दबाने को लेकर, कि अब उस शोर में भ्रष्टाचार की आवाज कहीं दब गई है। और आप भी खुद महसूस कीजिए कि क्या आज इस देश में कोई भी व्यक्ति अरविंद केजरीवाल को लेकर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहा है? कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा। सब लोग लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हैं और मकसद भी यही है कि शोर इतना किया जाए लोकतंत्र की हत्या को लेकर कि सारे लोग उसी शोर में खो जाएं। तो आज ईडी ने अदालत में 32 पन्नों की एक रिमांड एप्लीकेशन दायर की, जिसमें केजरीवाल को लेकर 5 बड़े खुलासे उन्होंने किए हैं। और वो जो खुलासे हैं वो मैं अपने साथ लेकर आया हूं, वो फाइल भी अपने साथ मैं लेकर आया हूं, पढ़ूंगा आपके सामने। पहला खुलासा ईडी ने यह किया कि केजरीवाल शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता यानी किंग पिन है, वही इस घोटाले के सरगना है। दूसरा, ईडी ने कहा जिस शराब नीति से लिकर कंपनियों, शराब बनाने वाली कंपनियों और होलसेलर्स को फायदा पहुंचाकर यह घोटाला किया गया, उस शराब नीति को बनाने में अरविंद केजरीवाल प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे। तीसरा आरोप यह लगाया कि आम आदमी पार्टी ने गोवा के विधानसभा चुनाव में जो पैसा खर्च किया, वो पैसा शराब घोटाले से आया था और हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए गोवा में आम आदमी पार्टी को मिले। और ईडी के मुताबिक इस घोटाले से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस और मोबाइल फोन्स को तोड़कर नष्ट करने की भी कोशिश की गई। तो अगर कोई सबूत थे तो उन्हें नष्ट करने की कोशिश क्यों की जा रही थी? चौथी बात ईडी ने यह बताई कि जिन शराब कारोबारियों ने कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए रिश्वत दी, उन शराब के बिजनेसमैन से अरविंद केजरीवाल ने स्वयं मुलाकात की थी, बात की थी और उन्हें कहा था कि वो आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए पैसा दें और वो बदले में इन शराब के कारोबारियों का दिल्ली में ख्याल रखेंगे। ख्याल रखने के बारे में आप समझते होंगे कि जब कोई कहता है मैं आपका ख्याल रखूंगा तो उसका क्या मतलब होता है। पांचवा आरोप यह कि केजरीवाल की तरफ से जो व्यक्ति बिचौलिया बनकर दक्षिण भारत के शराब कारोबारियों के साथ रिश्वत और घोटाले की डील कर रहा था, उस व्यक्ति का नाम है विजय नायर और यह व्यक्ति घोटाले के समय केजरीवाल के घर के पास ही रहता था। असल में शराब घोटाले की पूरी कहानी 2 लोगों से शुरू होती है, जिनमें एक का नाम है विजय नायर, जो आम आदमी पार्टी में कम्युनिकेशन इंचार्ज था, और दूसरे का नाम है समीर महेंद्रू, जो एक बहुत बड़ा शराब का व्यापारी है। और ये दोनों लोग दिल्ली के शराब घोटाले में मुख्य आरोपी हैं। तो तस्वीरें आप देख लीजिए, नाम आपके सामने है। इनमें भी विजय नायर पर आरोप है कि नई शराब नीति के तहत शराब के जिन व्यापारियों को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया गया, उन तमाम कारोबारियों से वो खुद डील करता था और समीर महेंद्रू से वो कई बार मिल चुका था। इस बात का खुलासा ईडी ने वर्ष 2022 में भी किया था। लेकिन जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई और इस मामले की और गहनता से जांच हुई, तो पता चला कि विजय नायर जिन शराब कारोबारियों के साथ डील कर रहा था, उन तमाम लोगों से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने खुद बात की थी और इनमें समीर महेंद्रू का नाम भी शामिल है। अब एक बड़ा सवाल यह होगा कि मान लीजिए अगर आपने बात कर ली किसी से, तो क्या यह अपराध हो गया? क्या यही अपराध है? या आप किसी कारोबारी से मिल भी लिए और बाद में उस कारोबारी के बारे में पता चला कि वो कुछ घोटाला कर रहा था और मुख्यमंत्री उससे मिल लिए, तो क्या इससे अदालत में कुछ साबित होगा? ये एक बड़ा सवाल आएगा आगे चलकर, क्योंकि बात करना और मिलने में और साजिश करने में फर्क होता है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में बताया कि जब विजय नायर ने समीर महेंद्रू को दिल्ली में आकर काम करने के लिए कहा, तो समीर महेंद्रू इस दौरान अरविंद केजरीवाल से बात करना चाहता था। बड़ी बात यह कि उस दौरान जब विजय नायर ने इसके बारे में केजरीवाल को बताया, तो वो आसानी से इस शराब कारोबारी से मिलने के लिए तैयार हो गए थे। हालांकि किसी वजह से जब केजरीवाल समीर महेंद्रू से नहीं मिल पाए, तो विजय नायर ने फोन पर फेस टाइम पर अरविंद केजरीवाल को वीडियो कॉल की और इस दौरान उसने समीर महेंद्रू के साथ एक वीडियो कॉल के जरिए केजरीवाल से बात हुई। ईडी का कहना है कि इस वीडियो कॉल के दौरान केजरीवाल ने समीर महेंद्रू को कहा
कि विजय नायर उन्हीं का आदमी है और वो विजय नायर पर भरोसा करके इस डील पर काम कर सकते हैं, हम ध्यान रखेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये डील क्या थी? डील ये थी कि विजय नायर समीर महिंद्रू के जरिए दूसरे शराब कारोबारियों को भी अपने साथ जोड़ेगा और फिर इससे इन तमाम शराब के व्यापारियों को जो फायदा होगा, उस फायदे का आधा हिस्सा विजय नायर के जरिए केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और बाकी लोगों तक पहुंचेगा और ये पैसा फिर चुनावों में इस्तेमाल होगा या जहां भी इस्तेमाल होगा वो अपने पर्सनल यूज के लिए भी काम कर ले सकते हैं और चुनाव के लिए भी ले सकते हैं। ईडी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही समीर महिंद्रू विजय नायर के साथ इस घोटाले में शामिल हुआ और केजरीवाल को न सिर्फ इस घोटाले की पूरी जानकारी थी बल्कि वो हर आरोपी से निजी तौर पर मिल भी चुके थे और समीर महिंद्रू से उन्होंने खुद वीडियो कॉल पर बात की थी। ईडी की चार्जशीट और रिमांड एप्लीकेशन में यह भी लिखा है कि इस घोटाले में बहुत सारे लोग तो सिर्फ इसलिए शामिल हुए क्योंकि उन्हें अरविंद केजरीवाल की तरफ से भरोसा मिला था। सीबीआई ने इस मामले में 1996 बैच के एक सरकारी अफसर को जांच के लिए बुलाया था जो नई शराब नीति लागू होने के समय मनीष सिसोदिया के सचिव थे और इनका नाम भी अरविंद ही है। इनका नाम है सी अरविंद। इनके मुताबिक मार्च 2021 में मनीष सिसोदिया ने उन्हें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर बुलाया था जहां सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे जो उस समय मंत्री थे। इसी बैठक में इस अफसर को एक रिपोर्ट दी गई जिसमें शराब के होलसेलर्स का प्रॉफिट मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया और यह सब कुछ दक्षिण भारत के कुछ नेता और शराब के व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया, जिनमें तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता का भी नाम है और उन्हें 15 मार्च को ही ईडी ने गिरफ्तार किया है और आज सुप्रीम कोर्ट ने के कविता की जमानत की याचिका को भी खारिज कर दिया है। अब बड़ी बात यह है कि जिस बैठक में शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया गया, उस बैठक में केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया तीनों खुद मौजूद थे और अब ये तीनों ही जेल में। मशहूर कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन की एक बड़ी लोकप्रिय कविता है जिसका नाम है मधुशाला और इसमें वो एक जगह लिखते हैं, मेल कराती मधुशाला। लेकिन ये पंक्ति अगर आज के घटनाक्रम के हिसाब से लिखी जाए तो ये लाइन होगी, जेल कराती मधुशाला। तो बच्चन साहब के जमाने में तो मधुशाला मेल कराती थी, लेकिन अब मधुशाला जेल कराती है क्योंकि यह मधुशाला अब तक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जेल करा चुकी है। अब आपको बताते हैं कि क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ बनी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के पैसों से ही राष्ट्रीय पार्टी बनी। ईडी की चार्जशीट में यह लिखा है कि शराब घोटाले से जो पैसा आम आदमी पार्टी को मिला वो पैसा वर्ष 2022 में गोवा में हुए चुनावों पर खर्च हुआ था और ईडी ने इस मामले में 100 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल का पता लगा लिया है। ईडी के मुताबिक गोवा के विधानसभा चुनाव में हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को मिले थे। ये फिगर आप याद रखते जाइएगा, 45 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को गोवा में मिले। इस मामले में ईडी ने गोवा में विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले अपनी पार्टी के कुछ उम्मीदवारों से ईडी ने पूछताछ भी की, यानी ईडी उन उम्मीदवारों तक पहुंच गई जिन्होंने गोवा में आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा था और उन्होंने यह बताया था कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए पैसा कैश में मिला था और ईडी का कहना है कि यह वही पैसा था जो शराब घोटाले के बदले दक्षिण भारत के शराब कारोबारियों की तरफ से रिश्वत के रूप में भेजा गया था। तो इसे आप ऐसे समझिए कि अगर इस रिश्वत के पैसे से आम आदमी पार्टी ने गोवा का चुनाव लड़ा तो यह पैसा उन्होंने अपने उम्मीदवारों को भी दिया होगा चुनाव प्रचार करने के लिए। तो ईडी उन चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों तक पहुंच गई और ईडी ने उन उम्मीदवारों से पूछताछ की और कहा कि आपके पास यह पैसा कहां से आया। पूछताछ में उम्मीदवारों ने बताया कि हमें तो पार्टी से मिला था। फिर यह बात आई कि पार्टी ने कैश में दिया था और फिर यह बात समझ में आई कि कैश में यह पैसा पार्टी के पास कहां से आया और यह जो मनी ट्रेल है उसके बाद खुलती चली गई। यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उस समय आम आदमी पार्टी को गोवा की 40 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर जीत मिली थी, यानी 2 सीटें उन्होंने जीत भी ली और गोवा में उसे 6% से ज्यादा वोट मिले थे, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। यानी आप यह भी कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने में शराब घोटाले का एक बड़ा योगदान है। और आप यह भी देखिए, थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। अब बड़ी बात जो है, यह बात हमने पहले भी एक दिन कही थी कि अगर कोई पार्टी रिश्वत के पैसे से, भ्रष्टाचार के पैसे से किसी राज्य में चुनाव लड़ती है, उसके बाद उस राज्य में वो पार्टी कुछ सीटें जीत जाती है और उसे
जैसे गोवा में 6% वोट भी मिल जाता है। तो क्या अब इस चुनाव को अवैध नहीं डिक्लेयर कर देना चाहिए? क्या उन 2 सीटों पर जो उम्मीदवार जीते थे आम आदमी पार्टी के, क्या उन्हें अब अवैध नहीं घोषित किया जाना चाहिए? और इलेक्शन कमीशन को यह भी देखना चाहिए कि भ्रष्टाचार के पैसे की वजह से अगर आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है तो उसका यह जो स्टेटस है राष्ट्रीय पार्टी का, यह भी कैंसिल होना चाहिए। अब यह देखिए कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए ही यह आम आदमी पार्टी बनाई थी और उसी भ्रष्टाचार ने आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी बना दिया। केजरीवाल पर यह भी आरोप है कि उन्होंने आंध्र प्रदेश के एक पूर्व सांसद MS रेड्डी से भी मुलाकात की और उन्हें दिल्ली में शराब के बिजनेस के लिए दिल्ली आने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि आप यहां आकर शराब का बिजनेस कीजिए। रेड्डी साहब पहले आंध्र प्रदेश की YSR कांग्रेस पार्टी के सांसद थे जो इसी महीने TDP में शामिल हुए हैं और उन्होंने अपनी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और ईडी ने 16 जुलाई 2023 को इस मामले में उनका भी एक बयान दर्ज किया था, जिसकी एक कॉपी आज मैं अपने साथ भी लेकर आया हूं। इसमें MS रेड्डी ने बताया है कि 16 मार्च 2021 को दिल्ली सचिवालय में उनकी और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हुई और केजरीवाल ने उनसे कहा कि अगर वो दिल्ली में शराब का कारोबार करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। इसी बयान में रेड्डी साहब आगे ये कहते हैं कि केजरीवाल से मुलाकात होने से पहले तेलंगाना के उस समय के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने उनसे संपर्क किया था और के कविता ने ही उनसे यह कहा कि अगर वो दिल्ली में शराब का बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को देने होंगे और बाद में बाकी की चीजें वो खुद संभाल लेंगी। यानी के कविता भी केजरीवाल के लिए बिजनेस जनरेट कर रही थी। इसके बाद जब 16 मार्च 2021 को MS रेड्डी की केजरीवाल से मुलाकात हुई, तब इसके 3 दिन बाद 19 मार्च 2021 को के कविता ने उन्हें फोन करके हैदराबाद आने के लिए कहा और अगले दिन रेड्डी की के कविता से मुलाकात होती है, जिसमें के कविता ने उनसे कहा कि उनकी केजरीवाल से बात हो गई है और केजरीवाल ने उन्हें तत्काल 50 करोड़ रुपए और टोटल वैसे कुल मिलाकर 100 करोड़ रुपए देने के लिए कहा है और बाद में 25 करोड़ रुपए के कविता के जरिए आम आदमी पार्टी को दे भी दिए गए।